रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई पर हर कोई बात कर रहा है। हाँ, ये हर जगह है। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इसकी बस सतह पर ही हैं। हम सब ने चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल्स इस्तेमाल किए हैं। और अक्सर हमें बड़े औसत से सामान्य से जवाब मिलते हैं। बिल्कुल। और फिर हम लिंक्डइन पर एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसी जॉब टाइटल्स देखते हैं जिनकी सैलरी लाखों में है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि एक औसत यूजर और एक एक्सपर्ट के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब छिपा है एआई के साथ संवाद करने की कला में। संवाद करने की कला? बिल्कुल। और यही हमें आज की किताब पर लाता है जेम्स फिनिक्स और माइक टेलर की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर जनरेटिव एआई। ओके। देखिए, हम सब जानते हैं कि एआई को प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, लेकिन एक औसत और एक असाधारण आउटपुट के बीच का जो अंतर है, वो सिर्फ शब्दों के चुनाव का नहीं है। अच्छा। ये किताब तर्क करती है कि यह एक पूरी तरह से नई संवाद कला है। एक ऐसी कला जहां हम मशीन को केवल निर्देश नहीं देते, बल्कि उसके तर्क करने की प्रक्रिया को आकार देते हैं। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये किताब किसके लिए है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस किताब की सबसे दिलचस्प बात है। ये सबके लिए है, लेकिन हाँ, एक शर्त पर। वो क्या है? अगर कोई एआई को सिर्फ एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो शायद ये किताब उसके लिए नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई अपने काम में एआई को एक भरोसेमंद सहयोगी बनाना चाहता है, मतलब एक रिलायबल पार्टनर, जैसे कि? चाहे वो एक मार्केटर हो जो बेहतर कॉपी लिखना चाहता है, या एक डेवलपर जो कोड तेजी से लिखना चाहता है, या फिर कोई बिजनेस ओनर जो प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करना चाहता है, तो ये किताब एक जरूरी गाइड है। लेकिन किताब कहती है कि ये सबके लिए है। ये थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं लगता? मतलब एक मार्केटिंग पेशेवर और एक एआई इंजीनियर जिस गहराई से प्रॉम्प्ट्स का उपयोग करेंगे उसमें तो बहुत बड़ा अंतर होगा, है ना? ये बहुत अच्छा सवाल है। और किताब का नजरिया ये है कि प्रॉम्प्टिंग के जो मूल सिद्धांत है वो यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल? कैसे? ठीक वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वी लुकअप या पिवट टेबल के सिद्धांत हर इंडस्ट्री में काम आते हैं। अच्छा उदाहरण है। एक फाइनेंस एनालिस्ट और एक एचआर मैनेजर दोनों एक्सेल का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए करते हैं, लेकिन दोनों को इन फंक्शंस की समझ होनी चाहिए। सही बात है। इसी तरह ये किताब उन मूलभूत सिद्धांतों की बात करती है जो हर किसी पर लागू होते हैं। एप्लीकेशन अलग हो सकता है पर सिद्धांत वही रहते हैं। बिल्कुल। एक इंजीनियर शायद जेसन फॉर्मेट में आउटपुट मांगेगा और एक लेखक शायद एक खास टोन में ब्लॉग पोस्ट का ड्राफ्ट। दोनों ही किताब में बताए गए सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उन सिद्धांतों की गहराई में उतरते हैं। इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार क्या है? किताब का जो सार है वो प्रॉम्प्टिंग के 5 सिद्धांतों में छिपा है। 5 सिद्धांत? हाँ, और ये ऐसे कालातीत नियम हैं जो किसी भी एआई मॉडल के साथ काम करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट जनरेट करे या इमेज। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, नए मॉडल्स आते रहेंगे, लेकिन संवाद के ये सिद्धांत वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है दिशा निर्देश दें, यानी गिव डायरेक्शन। हाँ, पहली नजर में तो ये बहुत सीधा लगता है, एआई को बताओ कि क्या करना है। लेकिन किताब कहती कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ क्या करना है ये बताने के बारे में नहीं है, ये कैसे सोचना है ये बताने के बारे में है। कैसे सोचना है? हाँ, और इसका सबसे अच्छा तरीका है एआई को एक भूमिका, एक पर्सनालिटी देना। किताब में एक शानदार उदाहरण है। बताइए। मान लीजिए आपको जूतों की एक नई कंपनी के लिए नाम चाहिए। एक औसत प्रॉम्प्ट क्या होगा? मुझे जूतों के कुछ नाम बताओ। हाँ, यही पूछूंगी मैं तो। और जवाब में शायद स्पीडी शूज, कॉम्फी वॉकर्स जैसे नाम मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत ही साधारण और बोरिंग। लेकिन लेखकों ने प्रॉम्प्ट को बदला। उन्होंने एआई को एक भूमिका दी। क्या भूमिका? उन्होंने कहा, एक मार्केटिंग जीनियस की तरह सोचो। तुम स्टीव जॉब्स हो जो जूतों की एक नई लाइन लॉन्च कर रहा है। मुझे 10 नाम सुझाओ। अरे वाह! अब एआई के सोचने का पूरा फ्रेमवर्क ही बदल गया। वो सिर्फ शब्द नहीं खोज रहा, वो एक खास नजरिए से सोच रहा है। तो परिणाम क्या थे? कुछ फर्क आया? जमीन आसमान का। परिणाम एकदम बदल गए। नाम जैसे आई स्ट्राइड, एयरपॉड वॉकर, जिनिथ आने लगे। ये नाम तो बहुत बेहतर है। ये नाम न सिर्फ रचनात्मक थे, बल्कि उनमें एक ब्रांड की कहानी छिपी थी। आपने एआई को सिर्फ एक काम नहीं दिया, आपने उसे एक विशेषज्ञ बना दिया। ये एक टूल को एक सहयोगी में बदलने जैसा है। ये वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये रचनात्मकता को एक नए तरीके से परिभाषित करता है। अब ये सिर्फ एक मूल विचार सोचने के बारे में नहीं है, सही।
बल्कि सही सोच का मॉडल चुनने के बारे में है। हाँ, लेकिन क्या इसका एक खतरा ये भी है कि हम एआई को केवल जाने पहचाने व्यक्तित्वों की नकल करने तक सीमित कर दें? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका खतरा निश्चित रूप से है। अगर हर कोई एआई को स्टीव जॉब्स की तरह सोचने के लिए कहेगा, तो हमें हर जगह एक ही तरह के आइडियाज मिलेंगे। वही तो। किताब इस पर सीधे तौर पर बात नहीं करती, लेकिन इसका समाधान भी इसी सिद्धांत में छिपा है। आप एआई को कोई भी भूमिका दे सकते हैं। कोई भी? हाँ, आप कह सकते हैं एक 17वीं सदी के कवि की तरह सोचो, या एक भविष्य के अंतरिक्ष यात्री की तरह सोचो जो मंगल ग्रह पर पहला जूता डिजाइन कर रहा है। तो ठीक है, एक बार जब हमने एआई को एक भूमिका दे दी, तो अगला कदम ये सुनिश्चित करना होगा कि उसका आउटपुट हमारे काम में सीधे फिट हो सके। यहीं पर दूसरा सिद्धांत, प्रारूप निर्दिष्ट करें, यानी स्पेसिफाई फॉर्मेट, काम आता है ना? बिल्कुल। और ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा समय बचाता है। अच्छा। एआई मॉडल एक तरह से यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जैसे हैं। वे सिर्फ इंसानी भाषाओं के बीच ही नहीं, बल्कि डेटा स्ट्रक्चर्स के बीच भी अनुवाद कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब? आप उसे सादे टेक्स्ट को एक टेबल, एक जेसन ऑब्जेक्ट या HTML कोड में बदलने के लिए कह सकते हैं। तो जूते वाले उदाहरण को ही आगे बढ़ाते हुए, अगर मुझे वो नाम सीधे अपनी वेबसाइट के कोड में डालने हो या एक स्प्रेडशीट में, तो मैं क्या करूंगी? आप अपने प्रॉम्प्ट में बस ये जोड़ देंगे, इन 10 नामों को कॉमा द्वारा अलग की गई सूची के रूप में दो। ओके, सिंपल। नाम और एक लाइन का विवरण। इससे तो सारा मैनुअल काम ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। आपको एक ऐसा आउटपुट मिलता है जिसे आप कॉपी पेस्ट करके सीधे अपने वर्कफ्लो में इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्षता कई गुना बढ़ जाती है। तीसरा सिद्धांत मुझे गेम चेंजर लगता है। उदाहरण प्रदान करें। एआई को ये दिखाना कि एक अच्छा परिणाम कैसा दिखता है। हाँ, तकनीकी भाषा में इसे फ्यू शॉट लर्निंग कहते हैं। फ्यू शॉट लर्निंग। जब आप कोई उदाहरण नहीं देते तो उसे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, और जब आप एक या कुछ उदाहरण देते हैं तो उसे फ्यू शॉट कहते हैं। और किताब कहती है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा। किताब में एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। कुछ खास कामों में सिर्फ एक अच्छा उदाहरण देने से एआई की सटीकता 10% से बढ़कर लगभग 50% तक हो सकती है। 50% का उछाल सिर्फ एक उदाहरण से? ये तो अविश्वसनीय है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि भविष्य में शायद सबसे जरूरी स्किल कोड लिखना नहीं, बल्कि सही उदाहरण ढूंढकर एआई को सिखाना होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक उदाहरण दे सकते हैं इसका? जरूर। मान लीजिए आपको एआई से अपने ग्राहकों की शिकायतों को अर्जेंट, मीडियम या लो प्रायोरिटी में बांटना है। ठीक है, ये एक आम काम है। आप एआई को नियम समझाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर शिकायत में तुरंत या जल्दी जैसे शब्द हों तो उसे अर्जेंट मानो। ये काम करेगा, पर इसमें गलतियां होंगी। और ये बहुत थकाऊ भी होगा सारे नियम लिखना। सही। इसके बजाय आप एआई को बस 3 उदाहरण दें, एक अर्जेंट शिकायत का, एक मीडियम का और एक लो का। और फिर उसे एक नई शिकायत देकर पूछें कि ये किस कैटेगरी में आएगी। एआई उन उदाहरणों के पैटर्न को समझकर कहीं ज्यादा सटीक जवाब देगा। वाह! और ये तब और भी ज्यादा उपयोगी होता है जब आप खुद उस विषय के विशेषज्ञ ना हों। अच्छा, ये बहुत शक्तिशाली है। चलिए चौथे सिद्धांत पर आते हैं। गुणवत्ता का मूल्यांकन करें, इवैल्यूएट क्वालिटी। इसका मतलब ये एक बार का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक संवाद है, एक पुनरावृत्ति की प्रक्रिया है, मतलब एन इटरेटिव प्रोसेस। आपको बार बार कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, आपको लगातार अपने प्रॉम्प्ट्स को सुधारना होता है। ये देखना होता है कि कौन सा प्रॉम्प्ट बेहतर परिणाम दे रहा है। इसमें सिर्फ गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि लागत और विश्वसनीयता का भी ध्यान रखना होता है। लागत? प्रॉम्प्ट में लागत कैसे आती है? हो सकता है एक बहुत लंबा और विस्तृत प्रॉम्प्ट बेहतरीन परिणाम दे, लेकिन वो GPT-4 जैसे महंगे मॉडल पर ज्यादा टोकन इस्तेमाल करे, जिससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाए। अच्छा, तो ये एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन है। आप सबसे अच्छे परिणाम सबसे कम लागत पर पाना चाहते हैं। बिल्कुल। ये एक बिजनेस की तरह है, जहां आप अपने प्रॉम्प्ट्स के ROI, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, को माप रहे हैं। तो किताब इसके लिए कोई तरीका सुझाती है? हाँ, किताब सुझाव देती है कि आप अपने सबसे अच्छे प्रॉम्प्ट का एक प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाएं। प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी? जब कोई प्रॉम्प्ट अच्छा काम करे तो उसे सहेज लें, उसमें नोट्स जोड़ें कि वो क्यों काम करता है, और समय के साथ उसे और बेहतर बनाएं। इस तरह आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो आपके अनुभव के साथ साथ स्मार्ट होता जाता है। ये बहुत अच्छा आइडिया है। और अब अंतिम 5वां सिद्धांत, श्रम का विभाजन करें।
मतलब डिवाइड लेबर। हाँ, यानी एक बड़े जटिल काम को एक ही बार में एआई को देने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। इसे प्रॉम्प्ट चेनिंग भी कहते हैं और ये शायद सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक है जब आप कोई बड़ा काम कर रहे हो। जैसे कि एक पूरी रिपोर्ट लिखना। हाँ, या एक ऐप के लिए कोड तैयार करना। अगर आप एआई को कहेंगे मेरे लिए 5000 शब्दों का ब्लॉग पोस्ट लिखो, तो परिणाम लगभग हमेशा खराब होगा। हाँ, मैंने ये अनुभव किया है। एआई बीच में रास्ता भटक जाएगा, बातें दोहराएगा या गलत जानकारी दे देगा, जिसे मतिभ्रम या हेलुसिनेशन कहते हैं। तो इसका बेहतर तरीका क्या है? आप उस काम को कई चरणों में विभाजित करें। जैसे? स्टेप 1, इस विषय पर मुझे 10 ब्लॉग पोस्ट टाइटल्स के आइडिया दो। ठीक है। स्टेप 2, ठीक है, मुझे टाइटल नंबर 3 पसंद आया, अब इस टाइटल के लिए एक विस्तृत रूपरेखा मतलब एक आउटलाइन बनाओ। समझ गई। स्टेप 3, बहुत अच्छा, अब सिर्फ पहले सेक्शन इंट्रोडक्शन पर 300 शब्द लिखो। अच्छा, तो हर चरण में एक प्रॉम्प्ट का आउटपुट अगले प्रॉम्प्ट के लिए इनपुट बन जाता है। बिल्कुल, इससे गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाती है और आपका परिणाम पर पूरा नियंत्रण रहता है। काम को छोटे हिस्सों में तोड़ने से गलतियां तो कम होती हैं, लेकिन क्या इससे रचनात्मकता का प्रवाह नहीं टूटता? क्या हम एक सहज विचार प्रक्रिया को एक असेंबली लाइन में नहीं बदल रहे? ये एक बहुत ही वैध चिंता है, लेकिन इसे देखने का एक और तरीका है। आप इसे एक अनुभवी एडिटर के साथ काम करने जैसा सोच सकते हैं। अच्छा। आप पहले आइडिया पर चर्चा करते हैं, फिर आउटलाइन पर, फिर पहले ड्राफ्ट पर। हर कदम पर आपको फीडबैक मिलता है और आप दिशा बदल सकते हैं। हाँ, ये तो है। प्रॉम्प्ट चेनिंग भी यही करता है। ये आपको हर कदम पर नियंत्रण देता है। और किताब में एक और बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक का उल्लेख है। वो क्या है? अपने प्रॉम्प्ट में सिर्फ ये वाक्य जोड़ दें, चलो कदम दर कदम सोचते हैं, लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। बस इतना? हाँ, सिर्फ इतना लिखने से एआई अपने तर्क को धीमा कर देता है और बेहतर, ज्यादा लॉजिकल परिणाम देता है। ये किताब प्रॉम्प्टिंग पर इतना जोर देती है, क्या ये मॉडल की अपनी सीमाओं से ध्यान नहीं हटा रही? मतलब क्या एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट एक औसत या खराब एआई मॉडल से शानदार परिणाम निकाल सकता है? ये एक शानदार सवाल है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सीमाओं को दिखाता है। और इसका सीधा जवाब है नहीं। नहीं। एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट एक औसत मॉडल को थोड़ा बेहतर बना सकता है, लेकिन वो उसे शानदार नहीं बना सकता। आप एक पुरानी खटारा कार में कितना भी अच्छा पेट्रोल डाल दें, वो फॉर्मूला 1 रेस नहीं जीत सकती। सही बात है। मॉडल की एक क्षमता नींव की तरह है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये तय करता है कि उस नींव पर आप कितनी अच्छी इमारत बना सकते हैं। ये किताब मानकर चलती है कि आप GPT-4 जैसे शक्तिशाली मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक अच्छा प्रॉम्प्ट एक शक्तिशाली मॉडल की पूरी क्षमता को अनलॉक करता है। बिल्कुल सही। तो इन सब का क्या मतलब है? ये किताब हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? इसका मतलब ये है कि जनरेटिव एआई के साथ प्रभावी ढंग से काम करना सिर्फ निर्देश देना नहीं है। ये एक संवाद है, एक साझेदारी है, एक पार्टनरशिप। हाँ। ये स्पष्टता, संदर्भ और पुनरावृत्ति की एक प्रक्रिया है। ये किताब सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मानसिकता विकसित करने में मदद करती है जो भविष्य में किसी भी एआई मॉडल के साथ काम आएगी। ये हमें एक टूल ऑपरेटर से एक एआई ऑर्केस्ट्रेटर बनने में मदद करती है। ये एआई की कच्ची क्षमता को व्यवहारिक, अनुकूलित समाधानों में बदलने के एक मास्टर क्लास की तरह लगता है। ये सिर्फ पूछने के बारे में नहीं है, बल्कि सही तरीके से पूछने की कला सीखने के बारे में है, ताकि आप एआई को सिर्फ एक जवाब देने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक सोचने वाला भागीदार बना सकें। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। वो क्या है? जैसे जैसे एआई और अधिक सक्षम होता जाएगा, वो हमारे बहुत से तकनीकी काम खुद कर लेगा। वो कोड लिखेगा, डेटा का विश्लेषण करेगा, डिजाइन बनाएगा। हाँ, ये तो हो ही रहा है। तो ऐसे में सबसे मूल्यवान मानवीय कौशल क्या होगा? शायद वो रचनात्मक विचार नहीं होगा जो हमारे दिमाग में आता है। तो फिर क्या? बल्कि वो क्षमता होगी जिससे हम उस विचार को एक ऐसे उत्तम प्रॉम्प्ट में बदल सकें जो एआई को उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित कर सके। भविष्य का सबसे बड़ा कौशल शायद सही सवाल पूछना होगा। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।